सबसे अहम खबर आसाम से। आसाम के द्रांग जिले में तजावुजात हटाने की एक मुहिम चल रही थी। इसकी मकामी अफराद मुखालिफत कर रहे थे कि इस दौरान पुलिस और मकामी मुजाहिरीन के दरमियान जबरदस्त तसादुम देखने में आया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस तसादुम में मुतादिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी डंडों का भी खूब इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कई मकामी अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि आसाम के द्रांग जिले में तशद्दुद उस वक्त पैदा हुआ जब झालपुर में कई बरसों से मुकीम लोगों को हटाने की मुहिम चलाई गई और इस मुहिम की मुखालिफत में मकामी लोग मुजाहरा करने लगे। इसके बाद पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, कई दीगर शदीद जख्मी हुए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि तशद्दुद के लिए रियासती इंतजामिया जिम्मेदार है। वज़ीर आला हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पूरे मामले पर जांच के अहकामात दे दिए हैं। और वहीं आसाम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता ने कहा कि बानिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसका केस सीआईडी के हवाले कर दिया गया है। जब डीजीपी से ये पूछा गया कि वीडियो किस बुनियाद पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, तो उन्होंने कहा कि जहां भी एसओपीज और प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी हुई है वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सने जिजन परि थका ব্যক্তিজনৰ গাত জঁপিয়াইছিলে আৰু আমাৰ পুলিচৰ মানুহে ৰখাইছিলে। সেই মানুহজনক আমি বিচাৰি পালোঁ, তেওঁ পলাইছিলে। পলোৱাৰ পৰা আমি মানুহ চোৰাংচোৱা লগাই তেওঁক ধৰাই আনিলোঁ। গতিকে তেওঁ এতিয়া CIDৰ জিম্মালৈ গৈ আছে। বিশেষ জেগাৰ পৰা লুকাই থকা জেগা। এই ভিডিঅ'টোক লৈ আৰু এটা চৰ্চা হৈছে ছাৰ, এজন আৰক্ষী বিষয়াও তেওঁ গুলি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ ওপৰত এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব। এতিয়া ইতিমধ্যে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে। গতিকে তদন্তাধীন সকলো বস্তু ওলাব আৰু বহুত কথা ওলোৱা নাই, বহুত কথা ওলাইছে। গতিকে সমুদায় বস্তু ওলোৱা নোলোৱা সমুদায় বস্তুৰ ভালকৈ তদন্ত হ'ব। হ'ব, মই পুলিচ, মই বিধায়ক চিধায়কৰ কথা নাপালোঁ। ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान तशद्दुद के खिलाफ जिला द्रांग में 12 घंटे के बंद की कॉल भी दी है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF और जमीयतुल उलमा हिंद ने बंद की हिमायत की है। वाज़ेह है कि आसाम हुकूमत की तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प के नतीजे में 2 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने तजावुजात हटाओ मुहिम को जारी रखने की बात कही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गुवाहाटी से हमारे साथी निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, लगातार इस अहम मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। अभी तक इस अहम मामले में क्या कुछ कार्रवाई? निलॉय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी, क्या कुछ कार्रवाई? जी ना, आपने जैसे अभी आपको बताया कि सच को हम बार बार पर्दे पर देख रहे हैं कि वो जमीन से हुआ था उसके ऊपर कुछ आया था, उनको CID पकड़ लिया है। CID ने कहा है कि वो छुपे हुए थे, CID ने पकड़ा है और CID के खुद में वो है और उससे पूछताछ चल रही है। दूसरी ओर केस दर्ज हुआ है, केस के मामले में कहाँ क्या उल्लंघन हुआ है, किस तरीके किस और से उल्लंघन हुआ है, जो कि सरकार का ये कहना है कि जिन लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन किया, इन लोगों को पहले ही कह दिया गया था और ये लोग कहीं न कहीं सहमत है कि वो बहुत शांतिपूर्वक रूप से वहां से चले आएंगे। लेकिन जब दोपहर को बुलडोजर और JCB की लेकर जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन भी शांतिपूर्वक किया, लेकिन सरकार का कहना है कि पिछले झाड़ियों में बांस के नीचे जो छुपे हुए लोग थे, उनके हाथ में असला था, उनके हाथ में वहां पे उनका हाथ में अस्त्र था और वो इसके बाद पुलिस की तरफ भाग के आए और पुलिस
रिटेलिएटरी अपने बचाव के तहत अब उनको गोली चलाना पड़ा। और निलॉय, आज जो बंद की कॉल दी गई है उसका कितना असर अभी तक? जी ना, बंद ऑल असम माइनॉरिटी सिविल यूनियन ने बुलाया है और AITF और जमात उलमा हिंद ने समर्थन किया है उस बंद का। देखिए, मोरीगांव टाउन जो है तरंग जिले जो टाउन है, मोरीगांव में इसका बंद का आंशिक प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जहाँ पे माइनॉरिटी एरिया है जैसे सरुपेटिया हुआ और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पे बंद का पूरा वहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि माइनॉरिटी जो बताया जा रहा है कि इलीगल सेटलर्स है उस जगह पर, वो इलीगल सेटलर्स बांग्लादेश बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स है और कहा जा रहा है कि वो अवैध रूप से वहाँ पे बहुत दिनों से वहाँ रह रहे थे और एक मंदिर के बहुत जमीन वो हड़प कर लिए थे, वो वहाँ पे वो अवैध रूप से वहाँ पे। निलॉय, तो ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, अपोजिशन को भी एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने के लिए, अपोजिशन भी पूरी तरह से एक साथ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अपोजिशन के पास बहुत सारा मौका नहीं है आसाम में, बहुत मतलब सरकार को घेरने के लिए निश्चित रूप से ये एक बहुत अच्छा मौका है अपोजिशन का। अगर देखें कांग्रेस का, अगर देखें कांग्रेस के जो ACCC के जो प्रमुख है आज भूपेन बोरा और उनके साथ जो काफी सारे सीनियर लीडर्स आज वहाँ जा रहे हैं, तकरीबन 11 बजे वो गुड़गांव पहुंचेंगे। वो कोशिश जी, तो बहरहाल आज वहाँ के हालात पर लगातार नजर बनी रहेगी, बंद के क्या कुछ हालात हैं इस पर भी नजर बनी रहेगी। निलॉय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की, दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को सराहा। पीएम मोदी ने इस एतवार का भी इजहार किया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस की क़यादत में दो तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों लीडरों की मुलाकात के हवाले से एक बयान जारी किया और इस बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ज़ाती तौर पर पहली बार अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने हालिया आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। कोविड और वैक्सीनेशन इनकी बहस का अहम हिस्सा रहे। श्रृंगला ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल में भी खलाई ताउन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उभरती हुई और अहम टेक्नोलॉजी, सेहत के शोबे में साथ मिलकर काम करने पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से पीएम मोदी से इत्तेफाक किया है। हिंदुस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। उन्होंने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि इस तरह के दहशतगर्द ग्रोहों के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इससे पहले पीएम मोदी ने मारूफ कंपनियों के CEO से खास मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन के साथ अपनी पहली सिफारती मुलाकात की। हिंद बहरुल काहिल खित्ते में बाहमी ताउन और हम आहंगी बढ़ाने के अपने अज़्म का इजहार किया। India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद अहम ये मुलाकात रही है अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की, और सबसे अहम बात ये कि जिस तरह से हिंदुस्तान लगातार कहता रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना होगा, इसके लिए खास पेशरफ्त तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात कल वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से हुई है और ये मुलाकात काफी तफसीली रही है।
और हालांकि ये पहली मुलाकात थी, लेकिन जिस तरह का एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर और एक बड़ा फ्रेंडली माहौल में ये मुलाकात हुई है। हालांकि इसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि जून के महीने में जब आखिरी बातचीत हुई थी दोनों के बीच में फोन पर, उस वक्त भारत में कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी और कमला हैरिस के जो शब्द थे वो बहुत एनकरेजिंग थे और एक मित्र की तरह थे, एक दोस्त की तरह थे। और वहीं कल की इस बैठक में जब आतंकवाद के मुद्दे पर बात छिड़ी तो कमला हैरिस ने खुद ही आतंकवाद और पाकिस्तान का नाम साथ में लिया और ये कहा कि पाकिस्तान को कदम उठाने की जरूरत है, ठोस कदम उठाने की जरूरत है उन तमाम आतंकी संगठनों के खिलाफ जो वहां से ऑपरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में, उन दोनों के ख्यालात भी मिलते हैं आतंकवाद को लेकर और खासतौर से पाकिस्तान को लेकर। तो ये एक बड़ा मूव है। इसके बाद आज जब उनकी मुलाकात, पीएम मोदी की मुलाकात आज राष्ट्रपति बाइडेन से होगी, माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और आतंकवाद भी इसमें टॉप मुद्दों में शामिल रहेगा। जी, और शैलेंद्र, उन्होंने कमला हैरिस को हिंदुस्तान आने की भी दावत दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कमला हैरिस को फॉर्मली भारत आने के लिए इनवाइट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और वहीं कमला हैरिस के साथ उनके पति को भी इनवाइट किया गया है वो साथ उनको आने के लिए। हालांकि हमारी कल कमला हैरिस के जो अंकल जो दिल्ली में रहते हैं उनसे कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अभी फिलहाल व्यस्तताएं बहुत हैं, वो बिजी हैं, इंटरनल जो इश्यूज अभी अमेरिका में चल रहे हैं, तो हाल फिलहाल में वो इस साल तो भारत नहीं आ पाएंगी और ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका से बाहर भी कुछ महीनों तक ना जा पाएं। लेकिन क्योंकि इनविटेशन एक्सटेंड किया गया तो जाहिर तौर पर कमला हैरिस आने वाले महीनों में भारत आने का प्लान कर सकती है। जी, तो अहम मुलाकात पर, अहम दौरे पर लगातार हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार मौत मामले से जुड़ी हुई यूपी हुकूमत की जांच की सिफारिश मंजूर हो गई है। तो बेहद अहम खबर, महंत नरेंद्र गिरी की पुरस्कार मौत मामले से जुड़ी हुई, जहां यूपी हुकूमत की जांच की सिफारिश मंजूर हो गई है। सीबीआई ने जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। सबसे अहम कि सीबीआई एफआईआर दर्ज करके अपनी जांच शुरू करेगी। तो लगातार मुख्तलिफ शोबों से ये मांग उठ रही थी कि महंत नरेंद्र गिरी की जो पुरस्कार मौत हुई है इसके लिए सीबीआई जांच की जाए। आला सतही जांच की मांग लगातार चारों तरफ से उठ रही थी और अब यूपी हुकूमत की जांच की सिफारिश मंजूर हो गई है। सीबीआई ने जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। जिस तरह से लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस अहम मामले पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। अहम पेशरफ्त कि सीबीआई ने जांच की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक़ बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें, अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। कानून साज असेंबली और काउंसिल का इजलास आज 11 बजे शुरू होने वाला है। इजलास के दौरान रायतू बंधु स्कीम की अमल आवरी के लिए कानून साजी के मंसूबे का इम्कान है। हुकूमत मजीद 7 बिल इस सेशन में पेश कर सकती है। इसमें कोंडा लक्ष्मण हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर फॉरेस्ट कोर्सेज शुरू करने, तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड एक्ट 1956 तरमीमी बिल और दीगर अहम बिल भी शामिल हैं। इजलास 1 हफ्ते तक मुनक़्क़द रहने का इम्कान है। तमाम तर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इसके लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं
रमन्ना सर, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अहम इस सेशन को माना जा रहा है, उधर अपोजिशन भी हुकूमत को घेरने के लिए तैयार नजर आ रही है, डिटेल्स। हिना, आज से तेलंगाना असेंबली एंड काउंसिल सेशन शुरू हो रहा है। 11 बजे काउंसिल और असेंबली का सेशन शुरू होगा। इसके बाद बीएसी मीटिंग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग होगा। इस मीटिंग पे कितने दिन चलाना है, कैसा चलाना बोल के स्पीकर के चेयरमैनशिप पर ये पूरा मीटिंग चलेगा। इसके मीटिंग के बाद कितना दिन ये बिजनेस चलेगा वो पूरा जानकारी हो जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद, बोले तो लास्ट टाइम असेंबली सेशन के बाद फर्स्ट सेशन, ये पहली सेशन है, 6 महीने बाद हो रहा है। इसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेके असेंबली पे आ रहे। स्पेशली तेलंगाना गवर्नमेंट इस टाइम दलित बंधु बोल के एक नया स्कीम लाया है, जो है डायरेक्ट 10 लाख रुपीज का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम दलित को देने के लिए गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। और जहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं हुजूराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको लेके एक्सपेरिमेंटल बेसिस ये काम शुरू भी किया है। यहाँ पे जी, तो काफी अहम रहने वाला है आज का ये सेशन और इस पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। अहम खबर, पंजाब में नए वज़ीर आला के इंतखाब के बाद अब नई काबीना को लेकर भी सियासत तेज नजर आ रही है। पंजाब के वज़ीर आला चिरंजीत सिंह चन्नी ने नई काबीना में वज़रा के इंतखाब पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। काबीना को लेकर हुई ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। देर रात 2 बजे ये मीटिंग खत्म हुई है। ज़राए के हवाले से खबर है कि साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी साथियों को काबीना से निकाले जाने का इम्कान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ग्रुप को मुकम्मल तौर पर हुकूमत से दूर करने के लिए सिद्धू खेमा पूरी तरह से कोशिशों में है। वाज़ेह रहे कि नए सीएम चन्नी के नए काबीना में 5 नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो आपको बताएं कि नई काबीना को लेकर पंजाब में भी 5 घंटे तक अहम मीटिंग हुई है। राहुल गांधी के साथ सीएम की ये मीटिंग रही और इस मीटिंग में सबसे अहम बात यह कि किसको शामिल किया जाए, इस पर लगातार बातचीत होती रही है। हम आपको बताएं कि और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी पंकज कपाही का। पंकज, काफी अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है और हम ये भी कह सकते हैं कि मैराथन मीटिंग रही और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आया है? नए चेहरे शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में? देखिए, 5 से 6 मिनिस्टर जो हैं उनकी छुट्टी हो सकती है और जिसमें साधु सिंह धर्मसोत का नाम है, सुंदर श्याम अरोड़ा का नाम है, गुरप्रीत सिंह कांगड़ का नाम है, राणा गुरमीत सिंह सोढी का नाम है और जो नवजोत सिंह सिद्धू के चहेते हैं उनकी एंट्री जो वो हो सकती है। फ्रेश चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में लाए जा सकते हैं, जिसमें परगट सिंह का नाम है, राजकुमार वेरका का नाम है, इसके अलावा गुरकीरत सिंह कोटली, राजा वड़िंग का नाम है। ये इनकी एंट्री कैबिनेट में हो सकती है। लेकिन देर रात तक 4 घंटे जो बैठक चली है, रात 2 बजे तक बैठक चली है, उसके मायने क्या है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार बगावत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब सिद्धू को हराने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो जिनकी छुट्टी होगी वो कैप्टन खेमे में न चले जाएं। इसीलिए ये देर रात तक बैठक जो है वो राहुल गांधी के साथ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अहम खबर बिहार से। बिहार में आज से पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। 10 अजला के 12 प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। पहले मरहले के तहत 15,328 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले मरहले के लिए कुल 2019 वोटिंग सेंटर कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त हैं। तो आपको बताएं कि अहम खबर बिहार पंचायती इंतखाबात से जुड़ी। पहले मरहले के लिए यहां वोटिंग जारी है। 10 अजला में ये वोट डाले जा रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे पटना का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण। रवि, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक क्या कुछ हाल है? काफी अहम इन इंतखाबात को माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और जो पंचायत चुनाव जो शुरू आज से पहला चरण जो शुरू हुआ है और इसकी जो तस्वीर निकल के आ रही है वो बड़ा दिलचस्प है। सुबह से अगर आपको बताऊं कि हजारों की जो भीड़ है वो बूथों पर देखी जा रही है और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे निकल के बाहर आ रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि इस जो चुनाव हो रहा है उसमें कई नए प्रयोग जो किए गए हैं। पहली बार जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया गया है, जिसमें अंगूठे का निशान थंब इम्प्रेशन लेने के बाद ही मतदान करने के लिए लोगों को जाया जा रहा है, ताकि बोगस वोटिंग नहीं पड़े। वो भी एक बेहतर व्यवस्था इस बार शुरू की गई है। कोरोना को लेकर के लगातार प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर ऐसे दिखाई नहीं भी पड़ रहा है, लेकिन लोगों के द्वारा जो है वो जबरदस्त कह सकते हैं कुछ रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव पहली बार ईवीएम मशीन के जरिए हो रहा है। आज तक पंचायत चुनाव में कभी ईवीएम मशीन के जरिए नहीं हुआ था, तो लेकिन उस ढंग से कह सकते हैं कि इस बार जो वोट परसेंटेज है वो काफी बेहतर हो सकता है, और गाँव की जो सरकार बनाने की बात होती है वो गाँव की सरकार बेहतर बन सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि एस नारायण, तमाम तर जानकारी के लिए। आज दिन भर वहां के हालात पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।